ऑसिलेशन में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि मीनिंग और डेफिनेशन, इसके हम लोगों ने दो डेफिनेशन देखे थे भाई। एक तो इस तरह से डेफिनेशन देखा था, एक इस तरह से देखा था। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, दैट इज सिंगल टर्म ऑफ साइन और कोसाइन। और देखा था कि एक्सेलरेशन किसी भी आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट पे, एक्स डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन अगर हम लोग चेक करें तो दिस शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन। तो ये दो डेफिनेशन देखा था और इसके बेसिस पे हम लोगों ने स्पीड देखा और साथ में हम लोगों ने एक और बात देखा था लास्ट क्लास जो था वो था एनर्जी पे, एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में एनर्जी किस तरह से वेरी करता है ये हम लोगों ने देखा था। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ तक काम किया है, एनर्जी इन एसएचएम लास्ट क्लास में देख लिया। अब आज जो देखना है हम लोगों को, आज का जो टॉपिक है वो मेनली ये है। तो ये हो जाए भाई सिंपल पेंडुलम, डिफरेंट मान लो सिंपल पेंडुलम हो या स्प्रिंग मास सिस्टम हो या कोई और ऑसिलेटिंग सिस्टम हो, उसके टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। फाइंडिंग टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट एसएचएम। स्प्रिंग मास सिस्टम से शुरू करेंगे हम लोग और सिंपल पेंडुलम कोशिश करेंगे। अगर आज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में होगा। बट आज का मेन टॉपिक है वो ये है, फाइंडिंग टाइम पीरियड। फिर एक छोटा सा टर्म है फेज इन एसएचएम, है तो छोटा सा टर्म लेकिन ये इसका क्लियर कॉन्सेप्ट जल्दी से डेवलप नहीं होता और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है भाई। तो फेज़ का मीनिंग समझना पड़ेगा अच्छे से, क्या है ये, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो फेज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके नेक्स्ट चैप्टर में और 12th के चैप्टर में वेव मोशन, ये वेव ऑप्टिक्स में। अभी 11th में वेव मोशन, उसके बाद उस चैप्टर के लिए, और 12th में आएगा वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव, उन सब में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फेज़ का डिफरेंस। बल्कि एक और चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, उसमें भी फेज़ का डिफरेंस। तो ये फेज़ हुआ क्या ये समझने पड़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जनरली बुक में लिखे हुए स्टेटमेंट से समझ में नहीं आता। तो ये हम लोग मीनिंग क्लियर करेंगे। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन क्या है, फोर्स ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन क्या है और ऑसिलेशन में रेजोनेंस क्या है, ये देखने हैं। तो इतना काम है इसमें, 7 to 8 क्लास ऑलमोस्ट लग जाते हैं पूरे करने में। तो फिलहाल आज तो है 3rd क्लास। सो ऑसिलेशन 3 में हम लोग देखेंगे भाई फाइंडिंग टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट एसएचएम। तो चलो भाई आप टॉपिक लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो मैपिंग है इस चैप्टर का। और अगर हम लोग चाहें तो अब फाइंडिंग टाइम पीरियड का बेसिक स्टेप्स पहले समझ लें और इसका यूज़ करके वेरियस न्यूमेरिकल हम लोग या डिफरेंट ऑसिलेटिंग सिस्टम का टाइम पीरियड निकालेंगे। तो फाइंडिंग टाइम पीरियड किस तरह से हम लोग, फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड टेस्टिंग, और टेस्ट भी, इसमें एक टेस्ट भी हो जाता है, टेस्टिंग फॉर एसएचएम। किसी ऑसिलेशन को अगर टेस्ट करना हो कि वो एसएचएम है या नहीं, वो टेस्टिंग करना और टाइम पीरियड निकालना, ये दोनों एक ही तरह का काम है ऑलमोस्ट। तो इसमें कैसे काम करेंगे, या दे दिया जाए कोई ऑसिलेटिंग सिस्टम है भाई, ये एसएचएम में है या नहीं है डिसाइड करो, और अगर ये एसएचएम में है तो टाइम पीरियड भी निकालो। ठीक है भाई, कैसे काम करेंगे तो देखो कैसे काम करोगे भाई। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल लेकर के चलूँ अगर, तो एक स्प्रिंग मास सिस्टम को लेके चलते हैं। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज आइडियल एसएचएम। मैंने पहले भी बताया था कि इसको हम लोग आइडियल एसएचएम की तरह समझ सकते हैं। ये इसका मीन पोजीशन है जब ये क्या है, स्प्रिंग तो अपने नेचुरल लेंथ में है, L0 लेंथ पे है, और इधर से ये वाल जो है हमारा ये फिक्स्ड है और ये हमारा स्मूथ फ्लोर है। कैसा फ्लोर है भाई, तो ये बिल्कुल स्मूथ फ्लोर है, कोई एनर्जी डिसिपेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन नहीं होने वाला। अब इसको क्या किया, ये तो इसका मीन पोजीशन है भाई, ये इसका मीन पोजीशन है। x = 0 वाला पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इन दिस कंडीशन नेट फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट बी 0। आप सबको मालूम है मीन पोजीशन का मतलब क्या है। नेट फोर्स अभी 0 कैसे है भाई, तो इसका वेट फोर्स mg और इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा ये n डैश और ये वेट फोर्स दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस किए हुए हैं। 20 न्यूटन वेट है तो 20 न्यूटन नॉर्मल फोर्स भी है, इसलिए वर्टिकली नेट फोर्स 0 है। और हॉरिजॉन्टली फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन इज एब्सेंट एंड स्प्रिंग इज नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स। क्यों स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा भाई, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है।
जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होता है तो कोई फोर्स नहीं लगाता, जब ये एक्सपैंड होता है तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इस तरफ, दैट इज नेचुरल लेंथ को रिटेन करने का टेंडेंसी दिखाता है। ये सबको मालूम है स्प्रिंग का नेचर। ठीक है भाई, अब मैं कैसे टेस्ट करूं कि अगर इसे ऑसिलेट करा दिए जाएं और ये ऐसे मीन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करे तो इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू प्लस ए, दैट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। x के मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, x के मिनिमम इधर इस डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू को भी हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ये निगेटिव एक्सट्रीम समझा जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम समझा जाएगा भाई। जब इसको हम लोगों ने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये अब धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा। क्यों ऑसिलेट करेगा भाई, ये भी अगर हम लोग समझना चाहते हैं क्यों ऑसिलेट करेगा ये, तो अगर मान लो नेचुरल लेंथ से हमने कुछ एक्सपैंड करके छोड़ दिया, अब यहाँ पे ला करके स्प्रिंग को छोड़ दिया तो भैया इसमें वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स तो एज इट इज लगा और वो लगता रहा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्प्रिंग सिंस इट इज एक्सपेंडेड, क्योंकि ये L0 प्लस एक्स लेंथ का हो चुका है, ये है लेंथ x, जो हमारा नेचुरल लेंथ से आगे एक्सपैंड हो गया ये है x, तो इस कंडीशन में इस पे एक फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा भाई, तो माइनस kx, ये माइनस क्या बताता है भाई, रीस्टोरिंग नेचर ऑफ द फोर्स। रिस्टोरिंग क्या रिस्टोर कराना चाहता है भाई, ओरिजिनल लेंथ। सो इफ x इज पॉजिटिव, स्प्रिंग फोर्स विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और x अगर नेगेटिव होता, कंप्रेस्ड हुआ होता, तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब देखो जैसे ही तुम रिलीज करोगे इसे, तो क्योंकि स्प्रिंग एक्सपेंडेड है ये फोर्स लगेगा तो इट विल एक्सेलरेट। जैसे ही रिलीज किया तो वर्टिकल फोर्स तो नेट जीरो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये फोर्स है और इधर फ्रिक्शन नहीं है। सो ये वाला फोर्स इस पे नेट फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स ही इस पे नेट फोर्स हो गया, इसलिए ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा करके और ये रिलीज्ड ब्लॉक को एक्सेलरेट कराएगा, क्योंकि फोर्स लगा रेस्ट में था तो एक्सेलरेट होगा तो थोड़ा वेलोसिटी गेन होगा और ये यहाँ पहुँचेगा भाई, क्योंकि फोर्स लगता हुआ यहाँ आया है, कुछ वेलोसिटी है यहाँ पे। फिर ये और अभी स्प्रिंग अभी भी एक्सपेंडेड कंडीशन में होगा और आएगा इधर और स्पीड इसका और बढ़ जाएगा, ये होगा मैक्सिमम स्पीड। जब ये नेचुरल लेंथ पे आएगा तो उस समय हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड। क्यों हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि तब तक हमारा वेलोसिटी इधर ही है और फोर्स भी इधर ही है, सो स्पीड विल इंक्रीज। लेकिन ये मीन पोजीशन से जैसे ही क्रॉस किया तो अब देखोगे तो स्पीड तो इधर है लेकिन फोर्स अब इधर है, स्पीड वेलोसिटी इधर है बट फोर्स अब इधर है, क्योंकि स्प्रिंग अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग अब नेचुरल लेंथ से इधर आ गया, इट मीन्स स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड। और जब कंप्रेस्ड है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, फोर्स इधर वेलोसिटी इधर। क्यों इधर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे पहले 0 था वेलोसिटी, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ आगे आया तो देखा कि वेलोसिटी तो लेफ्ट है, क्योंकि 10 का स्पीड था, फोर्स बन गया था 0। नेचुरल लेंथ पे फोर्स क्या हो जाता है भाई, तो फोर्स तो नेचुरल लेंथ पे 0 हो जाता है, बट जो 10 मीटर पर सेकंड का इधर वेलोसिटी मिला था और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये आगे बढ़ जाएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा। स्प्रिंग को जैसे ही कंप्रेस किया फोर्स तो उधर लगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और वेलोसिटी इधर है, इसलिए फोर्स जब अपोजिट टू वेलोसिटी हो तो स्पीड डिक्रीज करता है। तो भैया ये 10 था तो यहाँ पे आकर के अब इसका 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रह जाएगा। यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकंड था मैक्सिमम वेलोसिटी, अब यहाँ आकर के 8 मीटर पर सेकंड रह गया। क्यों 8 मीटर पर सेकंड भाई, क्योंकि अब वेलोसिटी है लेफ्टवर्ड लेकिन फोर्स है राइटवर्ड, सो इट विल रिटार्ड, यहाँ पे रिटार्ड करेगा, इसलिए धीरे धीरे इसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगा। अब भी वेलोसिटी इधर है 2 मीटर पर सेकंड, फोर्स तो उधर ही लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। अब ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर धीरे धीरे जब यहाँ आएगा तो ये फोर्स हमारा यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम और वेलोसिटी हो गया यहाँ पे 0, ये हो गया वेलोसिटी 0 और ये x हो गया माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रहा है और इस कंडीशन में वेलोसिटी 0 हुआ, यहाँ आकर रुक गया क्योंकि इस डायरेक्शन में जब जा रहा था ये तो वेलोसिटी लेफ्टवर्ड फोर्स राइटवर्ड, तो धीरे धीरे ये क्या हुआ रिटार्ड होके रुका, मीन्स यहाँ तक रिटार्डेशन हुआ, यहाँ रिटार्डेशन हुआ। और इधर क्या हुआ था भाई, तो इधर इस डायरेक्शन में जो जा रहा था तो एक्सेलरेशन था, जब ये इधर जा रहा था तो एक्सेलरेशन था, फोर्स इधर ही वेलोसिटी भी इधर ही, इधर आया तो फोर्स इस डायरेक्शन में और वेलोसिटी इधर। तो जब ये मोशन ऐसे हो रहा था, यहाँ से शुरू हुआ मोशन, ये बोलेंगे एक्सेलरेशन,
और ये बोलेंगे रिटार्डेशन। लेकिन जब ये यहाँ से फिर रेस्ट में आकर के फोर्स तो अब इधर लगेगा क्योंकि कंप्रेस्ड है स्प्रिंग, फोर्स लगेगा तो अब ये फिर यहाँ से क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जब मोशन करेगा तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्यों भैया? क्योंकि अब रेस्ट में आ चुका है, जैसे इधर था वैसे इधर रेस्ट में आ चुका है और फोर्स तो अभी भी कंटिन्यूड है, राइटवर्ड लगना, स्प्रिंग कंप्रेस्ड कंडीशन में है, इसलिए अब ये फिर एक्सेलरेट करेगा इधर, यहाँ तक मीन तक जाएगा। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड का मान लो मैक्सिमम वेलोसिटी था, वो गेन करेगा क्योंकि इधर वेलोसिटी और फोर्स भी इधर ही है, इसलिए एक्सेलरेशन मीन्स जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इधर और वेलोसिटी भी इधर, सो स्पीड विल इंक्रीज। और जब इससे आगे बढ़ेगा, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे देखोगे कि वेलोसिटी तो राइटवर्ड है बट फोर्स लेफ्टवर्ड हो गया, फोर्स लेफ्टवर्ड हो गया, वेलोसिटी राइटवर्ड है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा और धीरे धीरे जाकर के यहाँ रुकेगा। इट मीन्स जब स्टार्ट हुआ था तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, फिर एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, फिर एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। जब भी मीन की तरफ जाएगा एक्सेलरेट होगा क्योंकि फोर्स उधर ही, वेलोसिटी इधर ही। जब भी मीन की तरफ जाएगा तो फोर्स उधर ही, वेलोसिटी भी उधर ही, एक्सेलरेशन। जब मीन से अवे जाएगा तो वेलोसिटी उधर, फोर्स इधर, तो रिटार्डेशन। फिर मीन की तरफ जा रहा है, फोर्स उधर ही, वेलोसिटी उधर ही, एक्सेलरेशन। फिर इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो वेलोसिटी इधर लेकिन फोर्स इधर, तो रिटार्डेशन। इस तरह से एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता रहेगा और ये स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। मीन्स ऑसिलेशन तो होगा, ये बात तो पक्का है, ऑसिलेशन तो होगा। अब ये एसएचएम है या नहीं है वो अलग मैटर है, वही तो टेस्ट करने हैं। ऑसिलेशन ज़रूर होगा जब भी आप स्प्रिंग मास सिस्टम को इसके नेचुरल लेंथ से 2 सेंटीमीटर पे अगर मान लो रिलीज कर दिया तो ये 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेशन शुरू कर देगा। इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी आएगा 2 सेंटीमीटर, फिर स्टॉप्ड होगा, फिर इधर आएगा, फिर 2 सेंटीमीटर पे स्टॉप हो, फिर इधर आएगा 2 सेंटीमीटर पे स्टॉप्ड होगा। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करता रहेगा। सो ऑसिलेशन तो होगा। अब ये एसएचएम है या नहीं है वो चेक करना चाहते हैं, तो स्टेप 1 चेक करने के लिए, स्टेप 1 पहले तो ये आप सोच लो कि भैया ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं। तो ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा वो आप देख सकते हो कि थोड़ा इसको डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स तो इधर लग रहा है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं तो फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब कि ये रीस्टोर कराएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स, फिर इधर डिस्प्लेसमेंट करके देखो तो इधर फोर्स। इसका मतलब क्या है कि ये इधर जाएगा, अगर इधर छोड़ दें तो फोर्स इसको वापस लाएगा, इधर करके छोड़ें तो वापस लाएगा। इट मीन्स इट विल ऑसिलेट, क्योंकि ये वापस लाएगा तो स्पीड गेन करेगा और ड्यू टू स्पीड, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, फिर इधर हिलाने का टेंडेंसी, तो यही काम होता रहेगा। ऑसिलेशन तो होगा। अब ये ऑसिलेशन एसएचएम है या नहीं है तो हमें चेक करने के 2 ही मेथड हो सकते हैं। क्या भाई? अगर इक्वेशन पता हो तो देखेंगे सिंगल हार्मोनिक फंक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं, और अगर सिचुएशन है तो क्या करेंगे। तो स्टेप 1 है कि तुम क्या करो, कंसीडर द सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग कंसीडर द ऑसिलेटिंग सिस्टम, कंसीडर द ऑसिलेटिंग सिस्टम एट, कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं एट आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट x। x डिस्प्लेसमेंट पे समझो कि मीन से ये x डिस्प्लेसमेंट पे है, कंसीडर करो एंड देन फाइंड एक्सेलरेशन। x डिस्प्लेसमेंट पर का एक्सेलरेशन निकालो, ये निकालो। स्टेप 2 क्या देखेंगे भाई? तो स्टेप 2 ये है कि जब भी ये एक्सप्रेशन निकाल लिया तुमने एक्सेलरेशन एट डिस्प्लेसमेंट x, कैसे निकालोगे भाई? तो फोर्स एट डिस्प्लेसमेंट x डिवाइडेड बाय मास कर देना, इससे मिल जाएगा हमें एक्सेलरेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा कि जैसे ही एक्सेलरेशन मिला तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे? कंपेयर इट, इसको कंपेयर किससे करेंगे भाई? विद ये कि ये कांस्टेंट टाइम्स x है या नहीं, जो एक्सप्रेशन आया वो कांस्टेंट टाइम्स x आया कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एसएचएम होने के लिए ये जरूरी है। तो ये कंडीशन मैं मैच करके देखूंगा कि ये जो एक्सेलरेशन लाए हो इस ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए x डिस्प्लेसमेंट पे हमने एक्सेलरेशन निकाला, देखेंगे इस फॉर्मेट में है कि नहीं, दैट इज एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x, और ये कुछ कांस्टेंट है या नहीं। जैसे ही देखा, कंपेयर किया, उसी से कंक्लूजन निकाल लेंगे। इफ सेटिस्फाइड, अगर ये सेटिस्फाइड है थ्रू आउट द ऑसिलेशन, याद रहे पूरे ऑसिलेशन के लिए, पूरे ऑसिलेशन के लिए ये सेटिस्फाइड होने चाहिए। पूरे ऑसिलेशन बोलें
तो यहाँ से वहाँ तक, नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सट्रीम, पूरे के लिए इफ सेटिस्फाइड फॉर कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन, पूरे ऑसिलेशन में, देन तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑसिलेशन भैया एसएचएम है। अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो एसएचएम नहीं है। ठीक है भाई, तो एसएचएम का टेस्टिंग तो हो जाएगा यहाँ तक। अब तुम्हें चाहिए कि भैया एसएचएम है तो टाइम पीरियड कितना होगा। तो ये याद रखना भाई कि जब भी एसएचएम होता है तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड मतलब ये एक एक्सट्रीम से चले तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, वापस फिर यहाँ आया, एक साइकिल पूरा हुआ। जब ये अपने आप को रिपीट करे, रिपीटिंग मोशन, तो जितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π/ω। अगर आपको वो वीडियो याद हो कि एक सर्कुलर मोशन था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक था स्प्रिंग मास सिस्टम, जो हमने वीडियो में दिखाए थे। इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा था, स्प्रिंग मास सिस्टम, रेड कलर था ब्लॉक का, और इस पे ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा था, इसके हाइट के साथ ये मैच कर रहा था। मीन्स ये यहाँ से चल करके वापस यहाँ तब आएगा जब ये भी यहाँ से सर्कुलर मोशन करके यहाँ आ जाएगा, और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से चल रहा है। तो जितना टाइम में ये कंप्लीट करेगा सर्कुलेशन, उतने ही टाइम में ये करेगा एसएचएम कंप्लीट। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक आएगा और फिर वापस वहाँ पहुँच जाएगा। इट मीन्स टाइम पीरियड कितना होगा भाई, तो सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड है यही हमारा इस एसएचएम का भी टाइम पीरियड है। तो किसी भी एसएचएम के लिए अगर तुम्हें ओमेगा मिल चुका है तो यहाँ जब कंपेयर किए तो मान लो ये आया a = -20x, तो कंपेयर किया कि भाई 20 तो कांस्टेंट है तो एसएचएम है, तो साथ में ओमेगा भी मिलेगा। यहाँ से जब हमें ये फॉर्मेट में मिल जाए तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर भी मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर = जो भी यहाँ कांस्टेंट आया होगा वो हम लोग लिख लेंगे। मीन्स ओमेगा भी हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा, और जैसे ही ओमेगा ऑब्टेन हुआ वो यहाँ रख देंगे, टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब इन स्टेप्स को मैं इस एग्जाम्पल में फिट करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसके टाइम पीरियड निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। सिंपल बात है, करना क्या था, स्टेप 1 देखेंगे भाई। इसमें देखते हैं, फॉर आइडियल स्प्रिंग मास सिस्टम, फॉर आइडियल स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग में अटैच्ड है मास और ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल में ये ऑसिलेट करेगा, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। इसको हैंग करके वर्टिकल भी कर सकते हैं, वो बात आज करेंगे, फिर डिस्कस उसको। फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टल में क्या करना है भाई, देखेंगे कि एसएचएम होगा कि नहीं। देख लिया हम लोगों ने कि डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग इसको ऑसिलेशन तो कराएगा। तो जब ये ऑसिलेशन कराएगा तो हम लोग इसको कंसीडर करें कहाँ भाई, तो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट पे कंसीडर कर लें, मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे कंसीडर कर लें। तो देखो भाई स्टेप 1 का काम करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, मैं स्टेप 1 फॉलो करने जा रहा हूँ। जो बताया है वही फॉलो करेंगे, और ऐसे 2-4 क्वेश्चन में अभी करेंगे तो आपको वो सेट हो जाएगा माइंड में बिल्कुल। करना क्या है भाई, तो एक स्प्रिंग लिया और ये स्प्रिंग मास सिस्टम हमने लिया है। पहले तो ये नेचुरल लेंथ में था, समझो कि यही हमारा L0 था, ये नेचुरल लेंथ था इसका, लेकिन ये अब x इलोंगेटेड है, x हमारा इलोंगेटेड है। इस कंडीशन में अब देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम मान लो ये a तक जाता हो, इधर भी मान लो a तक जाता हो, कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए तो ये x डिस्प्लेसमेंट पे है, तो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट x पे हमने कंसीडर किया इसको। एंड लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन एट डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन, दिस इज मीन पोजीशन। तो भैया कैसे निकालेंगे, तो पहले फोर्स निकाल लो, डिवाइडेड बाई मास कर लेना, क्योंकि ये m मास का ब्लॉक है, ऑसिलेट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, फोर्स लिखेंगे। तो बताओ भाई x डिस्प्लेसमेंट पे रहेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इस पे फोर्स लगेगा कितना, तो -kx फोर्स लगेगा। x डिस्प्लेसमेंट पे जब होता है तो -kx स्प्रिंग फोर्स होता है, डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन मिला हमें -k/mx। एक स्टेप का काम खत्म हुआ और एक्सेलरेशन हमें मिल गया। सेकेंड स्टेप में क्या है, इसको कंपेयर करना है भाई। कंपेयर करके देखें क्या ये एसएचएम का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये माइनस कांस्टेंट टाइम्स x है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ देख रहे हो कि कांस्टेंट टाइम्स x है,
इट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो जैसे ही ये दिखा वैसे ही कंक्लूजन मिल गया कि SHM तो भैया है। स्टेप 2 का काम खत्म, कंपेयर किया और इससे हमें ओमेगा भी मिल गया। कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन वी हैव ओमेगा कितना, तो ओमेगा स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो K/m है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें ओमेगा का वैल्यू मिल गया। ओमेगा का वैल्यू कितना मिल गया, √K/m, √K/m मिल गया। सो थर्ड स्टेप में हम लोग टाइम पीरियड लिखना चाहते थे, टाइम पीरियड तो होता है 2π/ω, इसलिए 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा का मतलब है √K/m, इसलिए ये हो गया 2π√m/K। दिस इज टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड मिल गया। अब जरा इसको हम लोग कंपेयर करना चाहें कि क्या उन स्टेप्स को फॉलो किया हमने, बिल्कुल फॉलो किया भाई। स्टेप 1 में कंसीडर करना था आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट x पे, हमने देख लिया भाई 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी x डिस्प्लेसमेंट है। अगर x डिस्प्लेसमेंट पे देखा तो x डिस्प्लेसमेंट पे जो फोर्स होगा वो तो होगा भैया हमारा -kx। अब उसके हिसाब से हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला, तो एक्सेलरेशन निकाला फोर्स डिवाइडेड बाई मास करके, ये मिला और कंपेयर किया तो देखा कि ये तो कांस्टेंट टाइम्स x है। इट मीन्स हमारा SHM वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है, SHM है, यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया हम लोगों ने, सेटिस्फाइड था इसलिए SHM है, और ओमेगा भी साथ में हमें मिल गया √K/m। थर्ड स्टेप में क्या करना था, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिख देना था। टाइम पीरियड 2π/ω है। अभी के लिए तो आपको मान लेना है कि 2π/ω है। वैसे आपको मैंने थोड़ा हिंट दिया था, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड SHM में जब रिलेशन पढ़ेंगे तो वो रिलेशन आपको और हजम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन तो आप उस एनिमेशन में भी देखे थे कि जितने टाइम में ये एक साइकिल कंप्लीट करता है उतने ही टाइम में ये भी अपने एक्सट्रीम से चल करके नेगेटिव एक्सट्रीम फिर वापस यहाँ आ जाता है, एक साइकिल पूरा, फिर उसके बाद फिर से ये करेगा कंप्लीट, फिर से ये ऑसिलेट करेगा, फिर से ये ऑसिलेट करेगा। तो टाइम पीरियड जो है वो हमारा इसका टाइम पीरियड है, दैट इज 2π/ω है। सो ये तीनों स्टेप फॉलो हो गए, हमें मिल गए। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन नहीं है तो मैं दूसरा क्वेश्चन देखूंगा। ये था आइडियल स्प्रिंग मास सिस्टम इन द हॉरिजॉन्टल कंडीशन, तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, स्टेप्स रहने दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखूंगा। ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम था। अब हम लोग थोड़ा वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करें। यहाँ पे मीन पोजीशन क्या है इस हॉरिजॉन्टल SHM के लिए? स्प्रिंग मास सिस्टम अगर हॉरिजॉन्टल कंडीशन में तो इसका मीन पोजीशन है जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहा हो। मीन पोजीशन कैसे निकालते हैं? तो भैया नेट फोर्स जहाँ 0 हो, उस ऑसिलेटिंग सिस्टम पे नेट फोर्स जब 0 हो वो कंडीशन ही, वो पोजीशन ही मीन पोजीशन है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, और अब इसको हम लोग देखें, वर्टिकल इधर ही कर देता हूँ मैं। ये स्टेप्स हो गए। अब मैं वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम लिखूँगा। तो अब आप भी ये स्टेप्स लिख रखे हो। अब आप एक क्वेश्चन समझ सकते हो या फिर समझ सकते हो कि हम लोग वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड भी निकालना चाहते हैं एंड मीन पोजीशन भी निकालना चाहते हैं। फॉर वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम लिखो, फॉर वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम फाइंड टाइम पीरियड एंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है वो भी जानेंगे। आप सोचेंगे कि मीन पोजीशन वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, अच्छा मीन पोजीशन तो हमेशा नेचुरल लेंथ में होता है, तो ऐसा नहीं है। हॉरिजॉन्टल वाले में स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ वाला कंडीशन ही मीन था, वर्टिकल वाले में मीन पोजीशन हमारा कुछ अलग होगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम लोग भी निकाल सकते हैं। देखो भाई, हमने ले लिया सीलिंग से, हमने हैंग कर दिया एक स्प्रिंग को और इस स्प्रिंग से अटैच कर दिया एक ब्लॉक एम मास का। तो एम मास का ब्लॉक हमने अटैच कर दिया और इसको अब ऑसिलेट कराएंगे। तो चलो भाई, जब ये ऑसिलेट नहीं कर रहा हो, जब नेट फोर्स 0 हो, बेचारा पड़ा हुआ है 2 दिन से, कोई ऑसिलेशन नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये अपने नेचुरल लेंथ में है। ये अभी मीन पोजीशन है, अभी ये मीन पोजीशन है और समझो कि ये ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, मीन पोजीशन है। तो क्या ये नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग? तो भैया ये नेचुरल लेंथ में नहीं है। क्यों?
क्यों? क्योंकि ये वेट फोर्स है। इस कंडीशन में वेट फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ तो कुछ फोर्स लगाने पड़ेंगे और स्प्रिंग तभी फोर्स लगाएगा जब ये इलोंगेटेड हो। मान लो x0 इलोंगेशन है, नेचुरल लेंथ प्लस x0 है, इसका जो लेंथ है वो ज़रूर नेचुरल लेंथ से ज़्यादा है, तभी तो ये फोर्स लगाएगा, अदरवाइज क्यों लगाएगा? नेचुरल लेंथ में रहेगा तो क्यों लगाएगा? नहीं लगाएगा। और इसको तो लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये वेट को कौन बैलेंस करेगा? तुम नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग उसमें लगाओगे तो देखोगे थोड़ा और इलोंगेट करके तब रुकेगा, रुका रहेगा। इट मीन्स ये वेट फोर्स है तो 20 न्यूटन अगर वेट फोर्स है तो भैया 20 न्यूटन स्प्रिंग को लगाना ही पड़ेगा। इसलिए मान लो अगर इसका अपना नेचुरल लेंथ ये L0 था, अगर ये ब्लॉक नहीं लगाए होते तो ये अपना L0 लेंथ पे मस्त स्प्रिंग लटका रहता, लेकिन इसने x0 का समझो इलोंगेशन हो गया। ये मैं लिख सकता हूं कि दिस इज इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट मीन पोजीशन ऑफ एसएचएम। जो ये एसएचएम करेगा या ऑसिलेशन करेगा उसका मीन पोजीशन में, ये मीन पोजीशन है या अभी ये ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, अभी नेट फोर्स 0 है। ऐसा कंडीशन में नेट फोर्स इज 0 या नेट फोर्स 0 है। कैसे नेट फोर्स 0 है? क्योंकि इस ब्लॉक पे एक लग रहा है mg डाउनवर्ड और इधर से लग रहा है kx0। इट मीन्स ज़रूर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स kx0 मस्ट बी इक्वल टू mg, तभी तो नेट फोर्स 0 है। इसलिए अगर कोई पूछे कि भैया इसका जब ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है दैट इज मीन पोजीशन पे है तब स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन है, तो तब स्प्रिंग में इलोंगेशन है mg/k। इतना इलोंगेशन के साथ ये अपना 2 दिन से बेचारा रेस्ट में पड़ा हुआ है, ये ऑसिलेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, तो ये तो इंफॉर्मेशन हो गया मीन का, ये इंफॉर्मेशन हुआ मीन का। अब देखेंगे हम लोग भाई कि हम लोग टेस्ट करें कि एसएचएम है या नहीं है, और अगर एसएचएम है तो टाइम पीरियड कितना है। तो इसको फिर हम लोग क्या करें? आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, मीन से आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट मान लो x हमने लिया कि इसको x लेंथ अगर जब ये डाउनवर्ड हो उस कंडीशन पे इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि फोर्स निकालेंगे तभी एक्सेलरेशन मिलेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एट आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मतलब है कोई भी, भाई डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सारे होंगे उसमें से कोई ले लिया, तो एट आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन, मीन से x डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो हमने डाउनवर्ड कंसीडर किया, यहां पे कंसीडर कर रहे हैं x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन है। अब इसमें मैं लिखना चाहूंगा नेट फोर्स, मान लो यही हमारा x एक्सिस ले लिया हमने, समझो यही x एक्सिस ले लिया, ये हमारा x इज इक्वल टू 0 है। ये x0 को समझ लेना, ये इलोंगेशन है जब ये मीन पे है, नहीं तो मैं उसको हटा दूंगा फिर x नहीं रखूंगा। ये x अलग है, ये x है मीन से डिस्प्लेसमेंट और वो है नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंशन हुआ पड़ा है हमारा मीन पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0 पोजीशन, यही हम लोग समझते हैं भाई, नहीं तो y बना सकते हैं इसको, तो y इक्वल टू 0 समझेंगे तो y एक्सिस बना लेंगे। फिलहाल हम लोग x से डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसएचएम में, इसलिए मैंने इसको x इक्वल टू 0 दैट इज मीन, ये है मीन। दिख रहा है ना भाई बोर्ड पे जो लिखा है, ये दिख रहा है, छोटा लिखा, चलो ठीक है छोटा भी दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग x एक्सिस पे x डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन से, यहाँ पे मैं निकालना चाह दूंगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा भाई? तो एक तो x एक्सिस पे इधर हम लोग डिस्प्लेस किया तो इस पे अब फोर्स लगेगा, कौन कौन सा फोर्स लगेगा भाई वो देखो तुम, एक तो तुम्हारा mg लगेगा ही लगेगा वेट फोर्स, दूसरा क्या लगेगा? स्प्रिंग का फोर्स, क्योंकि जब ये यहाँ आ गया तो स्प्रिंग जो पहले इलोंगेटेड था उससे और ज़्यादा इलोंगेट हो जाएगा, तो एक यहाँ पे लगेगा स्प्रिंग फोर्स। वो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा भाई ये बता दो, ये स्प्रिंग फोर्स कितना होगा अपवर्ड में?
क्योंकि इस कंडीशन में डाउनवर्ड फोर्स तो ये वेट फोर्स वो तो है ही, ये तो है भाई mg, लेकिन ये वाला फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा, जल्दी बता दो, स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? स्प्रिंग फोर्स हो गया वैल्यू में k, और इलोंगेशन तो भैया x0 पहले से ही था और तुमने x और इलोंगेट कर दिया। नेचुरल लेंथ तो ये था इसका स्प्रिंग का, मीन पे ही ये x0 इलोंगेशन था, तुमने यहां से x और इलोंगेट किया। इट मीन्स अब स्प्रिंग में इलोंगेशन टोटल कितना हुआ, x0 प्लस x, इसलिए फोर्स उसी हिसाब से लगेगा। बोलो भाई, क्लियर है? तो ये फोर्स लग रहा है अपवर्ड में, ये लग रहा है डाउनवर्ड में। बड़ा कौन सा फोर्स है इन दोनों में? बड़ा कौन है? जरूर स्प्रिंग फोर्स बड़ा होगा भाई। क्यों? क्योंकि यहां पे 20 न्यूटन वेट था तो ये 20 न्यूटन kx0 था, लेकिन जब यहां आ गया तो वेट तो 20 रहा, लेकिन ये वाला ज़्यादा इलोंगेशन होने से ज़्यादा फोर्स लगेगा, 30 न्यूटन लगने लग गया। तो ये भी 20, ये 30। ये जो mg है ना, mg इज इक्वल टू kx0 था, ये देख रहे हो kx0, तो kx0 और प्लस kx और लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है ये, तो नेट फोर्स तो भैया अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। नेट फोर्स का मैं वैल्यू लिख रहा हूं तो लिखूंगा kx0 प्लस x, ये अपवर्ड में लग रहा है और ये डाउनवर्ड में लग रहा है। ये है नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। स्प्रिंग फोर्स 30 न्यूटन माइनस ये वेट फोर्स मान लो 20 न्यूटन, जो भी है ये वाला ग्रेटर है, यहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स जो है वो ग्रेटर देन mg है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अब kx0 प्लस kx है और kx0 ही इसका mg के इक्वल है। इतना फोर्स लग रहा है, वैल्यू है ये नेट का, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, तो x पॉजिटिव, तो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस दिखाएंगे। माइनस क्यों दिखा रहे हैं? टू शो रिस्टोरिंग नेचर। भैया जब x पॉजिटिव हो, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड हो, तो नेट फोर्स अपवर्ड लग रहा है, तो इस बात को कैसे दिखाएंगे? ये तो हमने लिख दिया कि 30 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन 10 न्यूटन, लेकिन 10 न्यूटन किधर? इधर डिस्प्लेसमेंट है तो इस डायरेक्शन में, इसलिए माइनस 10 न्यूटन लिखूंगा। ये बताएगा कि x पॉजिटिव है तो ये फोर्स निगेटिव है, तो ये रीस्टोरिंग नेचर दिखाने के लिए स्प्रिंग में जैसे होता है वो होगा ही। तो अब बताओ ये नेट फोर्स कितना हो गया भैया x डिस्प्लेसमेंट पे? तो x डिस्प्लेसमेंट में नेट फोर्स हो गया, यहाँ पे देखो माइनस kx0 प्लस kx माइनस mg, और यहाँ पे mg और kx0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 20 न्यूटन तो ये भी 20 न्यूटन। मिला क्या? मिला है माइनस kx। मिला क्या? माइनस kx। सो x डिस्प्लेसमेंट पे जो नेट फोर्स मिला हमें, x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, नेट फोर्स मिला हमें ये। और नेट फोर्स जब ये मिला तो एक्सेलरेशन क्या होगा भैया? तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास होगा, इसलिए फोर्स डिवाइडेड बाय मास लिखेंगे तो वैसे ही आ जाएगा माइनस k बाई mx। तो माइनस k बाई mx हो गया, माइनस k बाई m एक साथ कर दो, x को इधर लिख दो। इट मीन्स जो SHM के लिए कंडीशन होना चाहिए था वो आ गया। हम लोगों ने x डिस्प्लेसमेंट पे निकाला कि क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन, फोर्स एंड हेंस एक्सेलरेशन। अब इसको क्या करेंगे भाई? तो इसको काम वही करेंगे जो करते थे, क्या? स्टेप 2 वाला काम, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM के इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है कि ax इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टाइम्स x, और जो कांस्टेंट है वही हमारा ओमेगा स्क्वायर है। इससे कंपेयर किया तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? फोन आ रहा है, अच्छा, क्या मिलेगा हमें? तो मिलेगा कंपेयर करके कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू k बाई एम है। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो, कांस्टेंट हमारा k बाई एम है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर k बाई एम है। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई एम, एंड हेंस टाइम पीरियड जो थर्ड स्टेप का काम है, टाइम पीरियड तो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, इसलिए टाइम पीरियड मिला 2 पाई अंडर रूट, और डिवाइड करेंगे k बाई एम तो ये हो जाएगा m बाई k। ये मिल गया तुम्हें टाइम पीरियड थर्ड स्टेप का काम। बोलो भाई, क्लियर है? वही काम किया, वही 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा,
आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन, और वो देखा तो हमें मिल गया भाई फोर्स डिवाइडेड बाय मास करके, तो देखा एक्सेलरेशन हमें मिला ये मिला। तो जब ये मिल जाए तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से, और उससे ओमेगा भी हमें मिलेगा भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वही तो ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड मिल गया, तो काम ये भी खत्म हुआ। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? टाइम पीरियड वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए भी टाइम पीरियड वही था जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए था, 2π√m/k, क्योंकि वहां भी फोर्स -kx था और एक्सेलरेशन -k/mx। हॉरिजॉन्टल वाले में भी था -k/mx एक्सेलरेशन, और वर्टिकल वाले में भी हमें मिला एक्सेलरेशन वो -k/mx। इट मीन्स जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे जो ये डिस्प्लेस्ड था वो तो कैंसिल हो गया, वेट कैंसिल हो गया kx0 से, और नेट फोर्स हमें वही मिला। इसलिए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम, दोनों सेम है, चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम किस भी कंडीशन में है, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, यही होगा 2π√m/k टाइम पीरियड। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है किस बात का? मीन पोजीशन का डिफरेंस है। यहाँ पे मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाले में मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे होता था, यहाँ पे मीन पोजीशन हमारा नेचुरल लेंथ से और x0 इलोंगेशन वेयर x0 इज mg/k, उतना इलोंगेशन नीचे, मीन से थोड़ा और नीचे कितना इलोंगेटेड कंडीशन भाई, तो x0 वेयर x0 इज mg/k। देख लो भाई डिफरेंस क्या है दोनों में, समझ गए? सिमिलैरिटी है टाइम पीरियड का, डिफरेंस है मीन पोजीशन का। माइक्रोस्कोप लगा लो, डाउट देख लो कौन सा डाउट बन रहा है, और ये 3 स्टेप्स हमने फॉलो कर लिया और हमें मिल गया। ये है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब नेट फोर्स जीरो वाला पोजीशन, मीन पोजीशन भी तो वही है नेट फोर्स जीरो वाला पोजीशन, ग्रीन कलर का जो है वो नेट फोर्स जीरो। आर्बिट्ररी वाला का ये है, आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट पे हमने ये देखा, ठीक है। आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट जो कंसीडर कर रहे हैं उसका डायग्राम ये है। बोलो भाई कोई परेशानी हो तो बताओ। बोलो क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। किसी को डाउट है तो पूछ ले भाई। दोनों में डिफरेंस बस सिर्फ इस बात का है कि मीन पोजीशन अलग अलग हैं। हॉरिजॉन्टल वाले में मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे होता है, वर्टिकल वाले में मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ प्लस x0 इलोंगेशन वेयर x0 इज mg/k। ठीक है, स्टेप्स वही रहेंगे, स्टेप्स वही हैं। तो जब भी किसी सिस्टम के लिए डिसाइड करना होगा तो हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी देखो स्प्रिंग मास सिस्टम में और भी काम होते हैं। टाइम पीरियड का पता लग गया आपको, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि 2-2, 3-3 स्प्रिंग लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो देखो भाई ऐसा होता है कभी कभी कि एक स्प्रिंग लगा है ऐसे, एक और स्प्रिंग लगा है ऐसे, और ये ब्लॉक एम मास का, ये K1 है, ये K2 स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके लिए टाइम पीरियड लिखना चाहते हैं तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा ये डिराइव कर करके लाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए 2π√m/k होता है तो होता है। अब ये है इस तरह का, इसको हम लोग अगर इक्विवेलेंटली समझ लें कि इन 2 स्प्रिंग के बदले में अगर एक ही स्प्रिंग होता
तो इसका तो टाइम पीरियड आराम से लिख देते भाई। एक स्प्रिंग होता तो ये के इक्विवेलेंट, अगर ये दो को रिप्लेस कर दें एक सिंगल से तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m अपॉन के इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें मालूम है इसका ऐसा ही होता है। इट मीन्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि पैरेलल में स्प्रिंग हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो पैरेलल में जब होता है तो उसका के इक्विवेलेंट होता है k1 + k2। दो स्प्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्टेड हों तो उसका इक्विवेलेंट एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं k1 + k2 का। अगर ये मान लो 100 वाला है 100 न्यूटन पर मीटर, ये 200 वाला है तो ये हम लोग k1 + k2 दैट इज 300 का रख सकते हैं के इक्विवेलेंट। लेकिन ये तब जब पैरेलल में हो। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप एक टॉपिक लिखो, ये नोट का पॉइंट लिखो, यहाँ पे वो स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फॉर्मूला हम लोग रेडीमेड यूज़ कर रहे हैं, बस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का देख रहे हैं। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स, जैसे रेसिस्टेंस का हम लोग देखते हैं सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ही स्प्रिंग भी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो दो स्प्रिंग थे, ये इसके बदले में इक्विवेलेंट ये आया, के इक्विवेलेंट ये होता है, ये फॉर्मूला है। तो उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो टाइम पीरियड डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग 2π√m डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट क्या था k1 + k2, इसलिए यहाँ पे मैं k1 + k2 लिख दूंगा और ये हो गया तुम्हारा आंसर। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, ये अगर जानना चाहते हैं तो याद तो रखना है रिजल्ट को। तो उसका प्रूफ आप लिख सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट क्या भाई, तो के इक्विवेलेंट k1 + k2 होता है पैरेलल ग्रुपिंग में, ठीक है। इसके लिए तो मैं ये रिजल्ट तुम्हें दिखाता हूं कैसे आया। तो देखो भाई टाइम पीरियड तो निकल गया, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऐसे कर दोगे काम खत्म, क्योंकि हमें पता है दो पैरेलल होते हैं तो सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, k1 + k2 होता है, रख देंगे, वैल्यू हो जाएगा। कैसे, तो देखो भाई ये अगर x इलोंगेशन करें, अगर मान लो इस स्प्रिंग को हमने x इलोंगेट करेंगे तो इसमें क्या फोर्स डेवलप होगा, एक्स्ट्रा जो रिस्टोरिंग डेवलप होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें जो डेवलप होगा, जैसे हम लोगों ने देखा था वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम में नेचुरल लेंथ है फिक्स्ड है भाई, चलो नेट फोर्स 0 वाला है, जो इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन था नेचुरल लेंथ से एक्सटेंडेड था, एक्सपेंडेड कंडीशन में था, बट था अपना नेचुरल लेंथ। तो उसमें हम लोग देखे कि उससे जब x डिस्प्लेस करते हैं, याद होगा जब हम लोग उससे x डिस्प्लेस करते हैं, ये वाला, ये जब x डिस्प्लेस करते हैं तो नेट फोर्स कितना आता है -kx, क्योंकि जो पहले से इलोंगेटेड था उसका हिसाब ये mg कर दिया, ये वाला कैंसिल हो गया। मीन्स हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम हो, मीन से x इलोंगेट करेंगे kx फोर्स डेवलप होगा, वर्टिकल भी है तो मीन से x डिस्प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स जो आएगा यही -kx आएगा, ठीक है भाई। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर पैरेलल ग्रुपिंग है तो मैं बोल सकता हूं कि भैया इसको अगर हम लोग अभी जो भी इसका एक्सपेंशन हुआ उससे मतलब नहीं है, मीन कंडीशन है, अगर ये x इलोंगेट करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा, जो नेट फोर्स डेवलप होगा वो हमारा हो जाएगा, ये फोर्स लगाएगा कुछ, ये फोर्स लगाएगा, दैट इज k1x + k2x, दोनों फोर्स लगाएंगे भाई, ये इतना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, माइनस तो साइन लगाते हैं रिस्टोरिंग दिखाने के लिए, दैट इज -k1 + k2x, ये डेवलप होगा इसके लिए। बोलो भाई ये क्लियर है। अगर इसको x हम लोग पुल करें मीन से, x अगर इसको पुल करते हैं तो इस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, जैसे उधर -kx था, वैसे ही इसको भी अगर x डिस्प्लेस करें तो यहां भी जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा भाई, तो -kx, इसको भी x इलोंगेट किया, इसको भी x इलोंगेट किया। तो अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है, ध्यान से समझना, इसको भी x से इलोंगेट किया, इसको भी x से इलोंगेट किया, मीन से, मीन पोजीशन से, तो ये दो स्प्रिंग के बदले में ये सिंगल तभी माना जाएगा। x इलोंगेशन तो फोर्स 20 न्यूटन, तो फोर्स 20 न्यूटन, ये नहीं कि x इलोंगेशन पे इधर 20 तो इधर 30 हो जाए, तो फिर ये
ज़्यादा स्ट्रांग हो गया स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि स्प्रिंग का इक्विवेलेंसी तब समझेंगे व्हेन फॉर सेम चेंज इन लेंथ सेम फोर्स इज डेवलप्ड, तभी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सो इक्विवेलेंसी का मतलब ही है दो स्प्रिंग तभी इक्विवेलेंट होगा ना जब इसमें 20 न्यूटन लगाए तो इसमें भी 20 न्यूटन लगाए तो सेम एक्सटेंशन हो, सेम चेंज इन लेंथ हो। तो सेम चेंज इन लेंथ के लिए सेम फोर्स के लिए सेम चेंज इन लेंथ होना चाहिए। इसलिए अगर हमने इसमें एक्स एक्सटेंशन किए, एक्स चेंज इन लेंथ लाए मीन से, तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स ये डेवलप हुआ, यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स ये डेवलप हुआ। तो इसका मतलब कि फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी अगर इक्विवेलेंट है तो ये दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर हमने एक्स इधर भी 2 सेंटीमीटर इधर भी 2 सेंटीमीटर तो इधर ये 20 न्यूटन डेवलप हुआ है तो ये भी 20 न्यूटन होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 for same x force restoring must be same if the parallel group and its single equivalent is equivalent। अगर इनको इक्विवेलेंट होना है तो ये ज़रूर होना चाहिए सेम एक्स के लिए सेम फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भैया कि ये रिस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पे डेवलप हो रहा था माइनस K1 प्लस K2x जो डेवलप हो रहा था दिस मस्ट बी इक्वल टू, और यहाँ से कंपेयर करें तो K इक्विवेलेंट हमें मिल गया। K इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए भाई, तो K1 प्लस K2 होना चाहिए। ये हो गया फॉर्मूला, पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यही है। बोलो भाई क्लियर है? Yes. हम लोगों ने पैरेलल में इक्विवेलेंसी का मतलब क्या हुआ, अरे भैया दो स्प्रिंग जो काम कर रहे हैं वो अकेले करे। इसमें एक मंकी लटक गया 50 kg का, इसमें भी मंकी लटक गया 50 kg का, इसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हुआ, फर्दर नीचे आया 5 सेंटीमीटर, तो इसमें भी 5 ही आना चाहिए। फॉर सेम फोर्स चेंज इन लेंथ मस्ट बी सेम, तभी इक्विवेलेंट है। ठीक है, समझ गए पैरेलल ग्रुपिंग? बोलो भाई। Yes, sir. हाँ तो बोला करो भाई, बोला करो। तुम्हारी थोड़ी अभी तबीयत खराब हुई है, अभी तुम मस्त हो, मस्त बोला करो। ये है पैरेलल ग्रुपिंग। और अब हम लोग देखते हैं भैया सीरीज ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स। तो अगर मैं स्प्रिंग का सीरीज ग्रुपिंग का मतलब हो गया इस तरह से, एक स्प्रिंग लगाया और ये दूसरा स्प्रिंग लगाया और इधर ये ब्लॉक है एम मास, एक K1 वाला है एक K2 वाला है। इस तरह से ये सीरीज ग्रुपिंग इसको समझ रहे हैं, समझेंगे। सीरीज ग्रुपिंग मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड है यहाँ पे। अब देखो इसका इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि यही ब्लॉक इस अकेले वाले के साथ अटैच करें और सेम फोर्स अगर F0 लगाया तो इधर भी F0 ही लगाओ, तो इधर अगर चेंज इन लेंथ x हो तो इधर भी चेंज इन लेंथ x ही हो। इक्विवेलेंसी का यही मतलब होता है। इक्विवेलेंट springs means same x for same force। समझ गए? ये तो आप जानते ही हैं, इक्विवेलेंसी का मतलब ही यही है। इक्विवेलेंट तभी तो समझा जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब क्या बोलूँगा भाई, चलो इसको x से इलोंगेट किया तो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा भाई। तो यहाँ जो रिस्टोरिंग फोर्स जो इस डायरेक्शन में भी डेवलप होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहे हैं वो लिखना चाह रहे हैं। मान लो हमने m लगाया तो ये mg है, और इधर रिस्टोरिंग फोर्स टोटल नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा आपको पता ही है। नेट रिस्टोरिंग फोर्स मीन से जितना डिस्प्लेस करेंगे उस हिसाब से होगा, यानी कि माइनस ऑफ K इक्विवेलेंट इनटू x। जैसे उधर हुआ था पैरेलल वाले में वैसे ही इसमें भी होगा। हम लोगों ने
x फ्रॉम द मीन एक्सपैंड किए हैं। ये x फ्रॉम मीन है, ध्यान रखना, ये x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन है। तो ये डेवलप होता है नेट फोर्स। तो जब ये होगा तो इसमें भी नेट फोर्स डेवलप होगा भाई। तो इसमें नेट फोर्स कितना डेवलप होगा भाई? तो देखो भाई, इसको जब x यानी मान लो 2 सेंटीमीटर तुमने एक्सपैंड किया, तो इसमें कुछ इलोंगेशन होगा, मान लो x1, इसमें कुछ इलोंगेशन होगा, मान लो x2। क्योंकि जब ये 2 सेंटीमीटर लाओगे तो खाली यही स्प्रिंग थोड़ी एक्सपैंड होगा, खाली यही वाला थोड़ी एक्सपैंड होगा, दोनों कुछ कुछ एक्सपैंड होंगे और दोनों का सम होगा। यानी कि ये जो x है, मान लो 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड किया, तो हो सकता है कि ये 2 और ये 3 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन किया हो, या ये 2.5 ये भी 2.5, या हो सकता है ये 1 ये 4, हो सकता है ये 4 ये 1, कुछ भी हो सकता है। बट ये दोनों का जो चेंज इन लेंथ होंगे ड्यू टू दिस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द मीन, x1 इधर x2 इधर, तो ज़रूर ये x1 प्लस x2 x होने चाहिए, ये वाला x। अगर इस पे हमने एक मंकी लटका दिया या ब्लॉक लटका दिया, इसमें भी वही ब्लॉक लटकाया, सेम मास, तो सेम एक्सटेंशन होना चाहिए। इसका जो एक्सटेंशन होगा वही इसे कॉम्बिनेशन का एक्सटेंशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन के एक्सटेंशन को हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है टोटल x, इसका अगर x तो इसका भी x। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भाई? तो कुछ ये एक्सपैंड होगा, कुछ ये एक्सपैंड। इट मीन्स ये x1 और x2 मिल करके जो हो रहा है वो x होना चाहिए। सो दिस x शुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2। यही x यहाँ होगा, बट ये x जो ब्लॉक नीचे आएगा वो x1 प्लस x2 होगा। ये बात समझ रहे हो? फॉर सेम फोर्स सेम एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट ही होता है भाई। तो यहाँ जो फोर्स डेवलप होगा, ये तुम सोचो कि यहाँ पे ये फोर्स कितना डेवलप होगा। तो ये फोर्स हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं भाई कि इतना ही फोर्स, जितना फोर्स यहाँ डेवलप हुआ उतना ही फोर्स वहाँ डेवलप होगा। ठीक है, अब जरा देखो, एक इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, क्योंकि हमें यही इक्वेशन तुम्हें रिजल्ट देगा। एक इक्वेशन लिख रहे हैं, सेम रिस्टोरिंग फोर्स तो डेवलप होना ही होना है, बट एक इक्वेशन हम लोग लिखें जो कि यहाँ पे काम कर पाए और इससे हमें फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ पे देखो, अगर ये एफ डैश फोर्स डेवलप करता है तो ये भी एफ डैश फोर्स डेवलप करेगा, और ये स्प्रिंग अगर एफ डैश एक्सपेंशन हुआ तो इसमें दोनों तरफ एफ डैश, यहाँ भी एफ डैश। जब दो स्प्रिंग सीरीज में हों, एक पे तुम एफ लगाओगे, देखो ध्यान से, अगर मान लो एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, यहाँ से तुमने एफ नॉट अगर लगाया तो यहाँ से भी एफ नॉट लगाया, तो इसके इधर भी एफ नॉट लगेगा और इसके इधर भी एफ नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स नॉट लग रहा है तो इधर भी एफ नॉट लगेगा, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा, ऐसे ही फंसा हुआ रहेगा। वैसे ये भी अपना रेस्ट में तभी रहेगा एक्सपैंड होकर के जब ये अगर एफ डैश, तो इधर से भी एफ डैश, इधर से भी एफ डैश, सारे एफ डैश, एफ नॉट तो एफ नॉट, एफ नॉट सारे एफ नॉट। क्योंकि इस तरह समझो कि एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन अगर हमारा टी है या एफ नॉट है, तो यहाँ भी टेंशन एफ नॉट, यहाँ भी टेंशन एफ नॉट, यहाँ भी एफ नॉट, यहाँ भी एफ नॉट, मासलेस स्प्रिंग्स हैं। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का जो फोर्स है वही यहाँ फोर्स है। इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो ये जो एफ डैश फोर्स है वो एफ डैश फोर्स है K1x1, K1x1, और यही है इक्वल टू K2x2 भी, क्योंकि यही एफ डैश इस वाले में भी डेवलप होगा, वो होगा K2x2। ये जो फोर्स लगा है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन यहाँ भी एक्सपैंडिंग फोर्स और यहाँ भी एक्सपैंडिंग फोर्स 20 न्यूटन, दोनों तरफ 20 न्यूटन। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x1 क्या हुआ भाई? तो x1 हुआ एफ डैश अपॉन K1। x2 क्या हुआ भाई? तो x2 हुआ एफ डैश अपॉन K2। और यहाँ पे वही एफ डैश, तो यहाँ एफ डैश है K इक्विवेलेंट इंटू x। इसका मतलब x क्या हुआ? तो एफ डैश अपॉन K इक्विवेलेंट। मैं क्यों x निकाल रहा हूँ भाई? ये इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमें x में ही रिलेशन नोन है। सेम फोर्स के लिए, सेम एफ डैश डेवलप्ड के लिए सेम एक्सटेंशन होना चाहिए, इधर x, इधर x1 प्लस x2। तो फॉर इक्विवेलेंसी, अगर ये प्रूफ करने को आए स्कूल में तो आपको ये करना पड़ेगा काम, 3 मार्क्स का अलग ये डेरिवेशन आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो
सेम फोर्स होने, यहाँ फोर्स, यहाँ फोर्स, यहाँ फोर्स सब सेम है, सबका एक्स एक्स निकाल लो। तो यहाँ पे अब एक्स वाला अप्लाई करेंगे तो देखो ये x1 को मैं लिखूँगा एफ डैश अपॉन k1, x2 को लिखूँगा एफ डैश अपॉन k2 और x को लिखूँगा एफ डैश अपॉन k इक्विवेलेंट। एफ डैश शहीद हो जाएगा और यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा क्या भाई, तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। जैसे फॉर्मूला बनता था पैरेलल में रेसिस्टेंस का कि 1/R1 प्लस 1/R2, वैसा ही फॉर्मूला ये रेसिस्टेंस का पैरेलल फॉर्मूला, वो स्प्रिंग का सीरीज में फॉर्मूला। और जो रेसिस्टेंस का सीरीज में फॉर्मूला होता था वो स्प्रिंग के लिए पैरेलल में फॉर्मूला R1 प्लस R2 होता था। रेसिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2, तो यहाँ पे स्प्रिंग जब पैरेलल में होता है तब R1 प्लस R2 के बदले में K1 प्लस K2 चलेगा। तो फॉर्मूला फॉर पैरेलल है ये, याद रखना, सिंपल है। पैरेलल में K1 प्लस K2, सीरीज में ये फॉर्मूला 1/K1, 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। पैरेलल का उधर देखा, इधर देखा सीरीज का। सीरीज में क्या देखते हैं भाई, तो जो फोर्स इधर लगेगा वही फोर्स इधर लगने हैं और जो फोर्स यहाँ लगेगा वो दोनों स्प्रिंग पे उतना ही लगने हैं। तो यहाँ F K2 X2, यहाँ F K1 X1। इस तरह से X1 X2 निकाल लिया, X भी निकाल लिया और ये इक्विवेलेंसी के लिए ज़रूरी है ये होना फॉलोड, इसलिए इस पे पुट किया, हमें मिल गया स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट अगर निकालना हो सीरीज में तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई, तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लोगे K1 K2 और इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, इट मीन्स K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये मिल गया तुम्हारा सीरीज में और उधर था पैरेलल में। बोलो भाई, क्लियर है फॉर्मूला? यस सर। डाउट बताओ, डाउट किसका डाउट है वो बता दे भाई। चलो भाई पहलवानों डाउट बताओ। फॉर्मूला तो ज़रूर याद रखने हैं, डेरिवेशन एक बार एग्ज़ाम के पहले देख लेने हैं, कहीं डेरिवेशन आया तो हम लोग काम कर पाएँ, अदरवाइज फॉर्मूला तो हमेशा याद रखने हैं। जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था उसका उल्टा स्प्रिंग में होता है। चलो भाई, अब इस पे एक और क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन देखा जाए भाई, याद रहेगा। सीरीज पैरेलल रेसिस्टेंस स्प्रिंग्स, सीरीज में R इक्विवेलेंट होता था R1 प्लस R2। स्प्रिंग्स जब सीरीज में होंगे तो 1/K इक्विवेलेंट इज 1/K1 प्लस 1/K2। पैरेलल में होते हैं जब रेसिस्टेंस तो 1/R इक्विवेलेंट लिखते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो K इक्विवेलेंट लिखेंगे जो कि होगा डायरेक्ट K1 प्लस K2। सो फॉर्मूला गेट्स रिवर्स्ड और कुछ नहीं है। और दूसरी बात है कि सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करने का तरीका। तो चलो भाई, रेसिस्टेंस और करंट जब पढ़ते हो तो रेसिस्टेंस का अपना सीरीज पैरेलल देखते हो। फिलहाल स्प्रिंग के लिए मैं बता दूं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो भाई, जब भी हम लोग स्प्रिंग कनेक्टेड हों तो कुछ x से आप चेंज करते हो लेंथ में। मान लो x हमने 5 सेंटीमीटर चेंज किया, इलोंगेट किया फर्दर, तो अगर यही सेम, यही चेंज इन लेंथ लाए, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग अगर यही सेम रहे, सेम चेंज इन लेंथ, सेम चेंज इन लेंथ इन ऑल स्प्रिंग्स, सेम चेंज इन लेंथ स्प्रिंग्स जो कनेक्टेड हैं उनमें हमारा सेम रहे तो समझेंगे पैरेलल। और अगर हमारा चेंज इन लेंथ शेयर्ड हो जाए, इफ चेंज इन लेंथ इज शेयर्ड
शेयर्ड का मतलब हो गया कुछ तुम एक्सपैंड हो, कुछ मैं एक्सपैंड हूँ, दो स्प्रिंग मिल करके और इसको शेयर कर लिए। 5 सेंटीमीटर था, कुछ ये एक्सपैंड हुआ 2 सेंटीमीटर, कोई 3 और शेयर कर दिया। देन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज। तो ये आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब स्प्रिंग हमारा पैरेलल में हुआ होता है तो जो भी चेंज इन लेंथ लाओगे वो दोनों में सेम चेंज इन लेंथ आएगा और हमारा ये पैरेलल समझा जाएगा। लेकिन जब भी सीरीज में होता है तो इसको अगर तुम 5 सेंटीमीटर इलोंगेट करोगे तो ये बोलेगा 2.5 मैं चलता हूँ, 2.5 तू एक्सपैंड हो जा, या 2 मैं कर लेता हूँ, तू 3 कर ले, या तू वीक है अगर तो तू 1 ही कर, मैं 5 कर लेता हूँ, या तू स्ट्रांग है तो तू 1 कर ले और मैं 5 कर लेता हूँ। इस तरह से एक्सटेंशन विल बी शेयर्ड। मीन्स यहाँ पे x1 प्लस x2 मिल करके x बनेंगे। जो हमने नेट चेंज इन लेंथ किया है वो शेयर्ड हो गया। यहाँ पे शेयरिंग नहीं होगा, x1 भी वही x होगा और x2 भी वही x होगा, जितना x तुमने किया है दोनों में उतना ही चेंज इन लेंथ होंगे। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब इस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आता है, दिखा रहा हूँ तुम्हें। मान लो ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कर लो। ये है ये है। चलो भाई जल्दी से इसको सॉल्व करो। ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, हमें बताने हैं इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने हैं, क्या करेंगे? पहले तो भैया इक्विवेलेंसी लिखने पड़ेंगे हमें। इसके बदले में अगर एक स्प्रिंग हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो टाइम पीरियड हो जाता हमारा 2π√m/k, यानी कि m/k इक्विवेलेंट। लेकिन हमें k इक्विवेलेंट ही तो निकालना पड़ेगा, k इक्विवेलेंट चाहिए। बोलो भाई क्या हो जाएगा? ये दो स्प्रिंग है इस तरह से आपस में कनेक्टेड। एक समझो कि एक लाइट रॉड है, इस तरह से लाइट रॉड मतलब मासलेस रॉड, और फिर इससे हमारा एक और कनेक्टेड है इस तरह से, और ये ऑसिलेट कर रहा है भाई। ये हमारा मीन पोजीशन है, x = 0 वाला पोजीशन, काम हो रहा है। बोलो भाई कितना हो जाएगा टाइम पीरियड? k इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए वो रख देंगे। k इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों सीरीज में है, मतलब ये अगर एक्सपैंड हुआ 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये भी 2, मीन्स ये दोनों है या पैरेलल में। बोलो होगा? इसलिए इसका इक्विवेलेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा भाई? तो ये लिखूंगा कि इन दोनों के बदले में एक स्प्रिंग ले लिया हमने। कितना भाई? K1 प्लस K2 का ले लिया, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। और इधर जो ये K3 है वो एज इट इज रहे, ऐसा बन गया। बोलो भाई ये क्लियर है? ये वाला सिंगल में कन्वर्ट हो गया। Yes, sir. और फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे भाई? अब ये दो हैं सीरीज में, क्योंकि ये एक स्प्रिंग है और इसी के साथ एंड टू एंड यहाँ कनेक्टेड है। जब भी ये कुछ चेंज इन लेंथ करेगा शेयर कर लेगा दोनों, इसलिए दोनों सीरीज में हैं। तो 1/k इक्विवेलेंट फाइनली जो आएगा, मतलब जो फाइनली हमारा यहाँ पे मिलेगा k इक्विवेलेंट, वो कितना हो जाएगा भाई? तो सीरीज में है तो सीरीज में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये दोनों सीरीज में है तो 1/ ये वाला प्लस 1/K3 है। यही तो है, बस अब इसका यूज कर लेंगे भाई। तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू K3, एलसीएम हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो K3 प्लस K1 प्लस K2, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। K3 और प्लस K1 प्लस K2, इस तरह से K इक्विवेलेंट जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा भाई? तो K1 प्लस K2 इंटू K3 रिवर्स कर दिया और इधर हो गया K1 प्लस K2 प्लस K3। ये इसमें चिपका देंगे।
और टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा? यस सर। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो बता दो भाई। हिमांशी बताओ भाई, क्या कन्फ्यूज़न? चिराग बोलो भाई, क्या है कन्फ्यूज़न? चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन अब दे रहा हूँ, ये अगर समझ गए, थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग देखें। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है भैया, समझ करके करना। K1 K2 K3 K4 ऐसे इसको समझा जाए, या तो फिर इसको ऐसे समझा जाए, कई बुक में ऐसे भी मिलेगा तुम्हें, बात एक ही होगी। दोनों तरफ से वाल है, इधर ये स्मूथ सरफेस, K1 K2 K3 K4। जल्दी से कर लो भाई। जल्दी इसको सॉल्व करो। बोलो, क्लियर है? क्या भाई, निकला कुछ? देखो भाई, चाहे ये हो चाहे ये वाला हो, ये दोनों बताओ सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल। ये है पैरेलल, चलो भाई, ये है पैरेलल, चलो भाई। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट में लिख दिया ऐसे। इन दोनों का लिख दिया हमने, पैरेलल में होता है तो K1 प्लस K2, इन दोनों का पैरेलल में होता है भाई तो K3 प्लस K4। बोलो भाई, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ से तो ये आ गया। बोलो भाई, हिमांशी क्लियर है यहाँ तक? सलीम बोलो, यश, तनीषा बोलो भाई, स्निग्धा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अगर ये क्लियर है तो अब बताओ कि ये वाला और ये वाले का क्या है। ये दोनों तो पैरेलल पैरेलल कर दिया, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मिल गया। ये वाला क्या है? ये दोनों के बदले में मैं एक करना चाहता हूँ, मैं एक करना चाहता हूँ। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, अब इन दोनों को मैं एक करना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं इक्विवेलेंटली ऐसे लिखना चाहता हूँ, एक स्प्रिंग लगे बस और ये हो जाए। चाहे हॉरिजॉन्टल में देखें या वर्टिकल में देखें, एक ही स्प्रिंग देखें बस। ये बताओ कि ये के इक्विवेलेंट के लिए हम लोग इन दोनों स्प्रिंग को क्या समझें? बोलो भाई। सर पैरेलल में। नहीं भाई, सोच समझ के बताओ। फिर सीरीज होगा। भाई मैंने क्लू पॉइंट बताए थे। इजी लग रहा है, लेकिन दोनों में इलोंगेशन और इसमें लेंथ कम होगी तो सेम ही होएगी। मैंने बताया था चेंज इन लेंथ अगर शेयर्ड हो रहा है तो सीरीज, और सेम चेंज इन लेंथ दोनों में हो रहे हों तो पैरेलल। ये बताया था, सेम चेंज इन लेंथ सारे स्प्रिंग में हो रहे हों तो वो पैरेलल, और अगर एक चेंज इन लेंथ इज शेयर्ड तो सीरीज में। इसी बात का यहाँ यूज करने हैं। देखने में
जो भी लगे, जो मैंने लॉजिक बताए हैं उस हिसाब से चलोगे तो ठीक है। कई लोग इसको सीरीज में कर देते हैं, तो सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है। क्यों बोले पैरेलल में है? क्योंकि अगर इसको तुमने x डिस्प्लेस किया तो ये x से इलोंगेट होगा और ये x से कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेस होगा भाई, ध्यान देना, ये अगर x से कंप्रेस हुआ तो ये वाला तुम्हें लगाएगा यहाँ से फोर्स, और ये भी फोर्स। अगर एक K1x लगाएगा, K2x लगाएगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में ऐसे लगाएगा। देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होता है कि ये वाला पैरेलल में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होता है। तो इसमें जो काम कर रहे हैं, मान लो x से इलोंगेट किए तो ये वाला फोर्स लगाया K1x, ये वाला फोर्स लगाया K2x। x लाए तो K1x K2x दोनों में सेम चेंज इन लेंथ, x यहाँ भी x यहाँ भी, K1x K2x। वैसे ही यहाँ पे भी अगर x लाओगे तो ये वाला में एक्सटेंशन है तो K1x ये लगेगा, ये वाला में कंप्रेशन है तो ये K1x लगेगा। दोनों उसी तरफ धक्का देगा जिधर डिस्प्लेस की उसके अपोजिट में। वही तो काम यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी देखो K1x K2x, यहाँ भी K1x K2x वापस ले जाएगा। कोई शेयरिंग नहीं हो रहा। x करोगे तो x से कंप्रेस हो करके फोर्स वैसे ही लगेगा K1x। यहाँ पे अगर नेट फोर्स निकालें तो K1x प्लस K2x। यहाँ नेट फोर्स अगर निकालें स्प्रिंग का तो K1x प्लस K2x। एक्सटेंशन इज नॉट शेयर्ड। जो चेंज इन लेंथ यहाँ करोगे, जो चेंज इन लेंथ यहाँ करोगे, वही चेंज इन लेंथ इसमें भी होगा, वही चेंज इन लेंथ इसमें भी होगा। तो ये दोनों क्या हैं? पैरेलल में हैं। पैरेलल में है तो क्या करेंगे? तो दोनों ऐड करेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा K1 प्लस K2 और प्लस K3 प्लस K4, इस तरह से मिल जाएगा। इट मीन्स फाइनली जो टाइम पीरियड हमें मिलेगा 2π√m अपॉन K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट है K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। और जो पहले ही आइडेंटिफाई कर गया होता कि ऐसे लगाने से बीच में मास आ गया, ये ऐसे लगाने से क्या हुआ, तो सब में अगर इसको x से इलोंगेट करोगे, x लाओगे तो x से कंप्रेस होकर के K3x, K4x, K1x, K2x सब मिल के काम करेंगे। वैसे ही जैसे कि ये चारों, वैसे ही ये काम करेंगे मिल करके, जैसे कि ये चारों स्प्रिंग ऐसे होते। अगर ये चारों ऐसे होते और x का इलोंगेशन करते, K1x, K2x, K3x, K4x सब ऐड हो गया। वैसे ही ये तो यहाँ भी वही हुआ है। x लाओगे K1x प्लस K2x प्लस K3x प्लस K4x, वही मिलेगा। ये चारों के चारों पैरेलल में हैं, यहीं देख लेते तो डायरेक्ट K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 कर लेते। बोलो भाई, क्लियर है? हमेशा ये ध्यान रखना, ये अगर एक स्प्रिंग है, दूसरा ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है, बाद में मास आया तो ये दोनों सीरीज में, लेकिन एक स्प्रिंग लगा बीच में आ गया मास और ये स्प्रिंग लगा तो ये दोनों पैरेलल में। क्यों? ये जो भी चेंज इन लेंथ करोगे वो शेयर्ड हो जाएगा, जो भी चेंज इन लेंथ करोगे शेयर्ड हो जाएगा। यहाँ पे जो भी चेंज इन लेंथ करोगे शेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे अगर x किया तुमने तो ये x1 x2 होगा, यहाँ पे अगर x किया तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, चेंज इन लेंथ सेम। इसलिए ये हो गया पैरेलल में और ये हो गया सीरीज में। ये डिफरेंस जरा क्लू पॉइंट के फॉर्म में याद रखना। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई पहलवानों, क्लियर है? यस सर। तो चलो भाई, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आता है, बड़ा कॉमन है, खूब आता है, एंट्रेंस में भी आता है, स्कूल में भी आता है। चलो स्प्रिंग की बात छोड़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो भाई, अर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थ है, इस अर्थ के डायमेट्रिकली एक हम लोग वेल देखे हो, वेल कुआं। मान लो यहाँ पे हम लोग जितना रूम का साइज है उतना रूम का हमने मिट्टी निकालना शुरू किया, फिर मार मार के और मिट्टी निकाला और मिट्टी निकालते गए 10 फुट 20 फुट
इतना मिट्टी निकाल दिया, फिर इतना मिट्टी निकाल दिया, ऐसे ऐसे कुआं बन गया, पानी आने लग गया। सपोज करो कोई पानी नहीं है, कहीं वाटर नहीं है, सब में मान लो सॉलिड स्फेयर है अर्थ। इसमें हमने कुआं बनाते बनाते सेंटर पे चले गए एक दिन, उसके बाद भी चैन नहीं पड़ा और कुआं बनाते गए, पानी नहीं है, मिट्टी ही निकालते जा रहे हैं मान लो, और ऐसे हमने टनल बना दिया बिल्कुल डायमेट्रिकली। मीन्स अगर तुम यहाँ पे कोई अगर ड्रॉप करो ब्लॉक, मान लो यहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है भाई। अच्छा, ये ऐसे टनल बनाएंगे तो क्या ये अर्थ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? बोलो भाई। क्वेश्चन बहुत कॉमन है, खूब आता है। ये गायब नहीं हो जाएगा 2 पार्ट में। तुम तलवार से नहीं कट कर रहे हो भाई, एक टनल ही तो बना रहे हो, हर तरफ से तो है ही। बाकी एक टनल हमने डग किया, इस टनल में अगर हमने एक बॉल, कॉस्को बॉल रिलीज कर दिया, इस कुआं में ऐसे हाथ डाला और यहाँ से एक बॉल को रिलीज कर दिया, तो ये अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इतना तो पता ही है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, इससे इसको वेलोसिटी मिलेगा और ये वेलोसिटी गेन करता हुआ अर्थ के सेंटर पे आएगा। सेंटर पे आएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे तो कोई जी नहीं होता। जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 होता है भाई, पता ही है तुम्हें। फोर्स नहीं लगेगा इधर यहाँ पे, लेकिन इसके पहले इतना वेलोसिटी गेन कर चुका है कि ये आगे बढ़ेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और जब इधर आएगा तो फोर्स अब इधर लगेगा, फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, तो इससे फिर रिटार्ड करेगा। फिर यहाँ आकर के ये रुकेगा, रुकने के बाद ये फोर्स जो ग्रेविटी का फोर्स है वो इसको फिर एक्सेलरेट करेगा सेंटर की तरफ। सेंटर से जैसे ही आगे बढ़ेगा फोर्स इधर लगने लग जाएगा, जस्ट लाइक स्प्रिंग। जिस तरह से स्प्रिंग का होता है, समझो कि ये स्प्रिंग था और ये ऑसिलेट कर रहा था। ये जिस तरह से ऑसिलेट करता है भाई, अगर हमने मीन पोजीशन से, सेंटर वाला कंडीशन समझो मीन कंडीशन है, इसको ऐसे ही इलोंगेट करके छोड़ दिया तो ये क्या करेगा भाई, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। यहां से आएगा, यहां पे ये वेलोसिटी 0 है, मीन पोजीशन पे आएगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो यहां पे फोर्स ऐसे लगता है भाई, इधर फोर्स ऐसे लगता है हमेशा टुवर्ड्स सेंटर। तो ये बॉल का मोशन एसएचएम होगा या नहीं वो डिसाइड करना है, और अगर एसएचएम है तो टाइम पीरियड निकालना है। डिसाइड द बॉल मोशन टू बी एसएचएम। एसएचएम है कि नहीं है? डिसाइड इफ द बॉल मोशन इज एसएचएम, ऐसा लिखना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप काम करना शुरू कर दो भाई। डिसाइड इफ द बॉल मोशन, इफ द बॉल मोशन इज एसएचएम, एसएचएम है कि नहीं है, एंड हेंस फाइंड टाइम पीरियड। भैया टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला लोग याद भी रखते हैं, √2r डिवाइडेड बाई g, शायद, मुझे जहाँ तक याद है, बाकी तो अभी निकल जाएगा, कोई बात नहीं, इसको जल्दी से कर लिया जाए। टनल डग किया, ये हर बुक में ये क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो एससी वर्मा हो, कोई भी बुक में ये मिलेगा, एसएल अरोड़ा हो या कोई भी, हर बुक में ये क्वेश्चन है, करना जरूरी है। तो ये ऑसिलेशन तो करेगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन टूवर्ड्स द सेंटर। फिर काम वही करेंगे भाई, चेक करेंगे कैसे, तो बताया था स्टेप। इसमें थोड़ा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा भाई। चलो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो ग्रेविटेशन का हम लोग इतना ज़रूर जानते हैं, मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, अगर भूल गए हैं आप तो याद रखना। कोई भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, इसके सेंटर से अगर तुम x डिस्टेंस पे, यहाँ पे कोई ब्लॉक पे देखना चाहते हो फोर्स, तो ये जो x रेडियस है, वो x रेडियस वाला जो स्फेयर है, इसके अंदर का जो मास होगा
एम डैश वही फोर्स लगाएगा इस पे, बाहर वाले मास इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर इस एम नॉट पे देखें फोर्स, तो फोर्स ऑन एम नॉट विल बी ड्यू टू एम डैश mass of earth in the radius x। अगर x डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हो भैया, तो x रेडियस का जो है वही लगाएगा, बाहर वाला फोर्स नहीं लगाता है। ये फैक्ट है, ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था, एनसीईआरटी के अपेंडिक्स में भी दिया हुआ है। जब भी आप कोई भी यूनिफॉर्मली मास वाला स्फीयर के अंदर जाओगे, तो सिर्फ अंदर वाला मास, अंदर वाला चार्ज ही फोर्स लगाता है। 12th में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जब इसके अंदर जितना रेडियस पे तुम हो अवेलेबल अभी, उस रेडियस के अंदर जो मास होंगे वही फोर्स लगाएंगे। बोलो भाई, ये बात याद है ना? बोलो, याद है? अरे पहलवानों बोलो तो। ठीक है, याद है तो चलो भाई, इसी चीज़ का हम लोग यूज करेंगे। अभिनव विनोद क्लियर है तुम्हें? विश्वास मिश्रा बोलो भाई, बोलो। बोलता नहीं है भाई। चलो क्लियर है तो अब देखा जाए। अब हम लोग निकालना चाहते हैं, इस फैक्ट को हटाया जाए और हम लोग अब काम करें, क्योंकि स्पेस हमें चाहिए। तो इस फैक्ट को हम लोग या तो कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, इधर ज़रूरत होगा तो काम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फैक्ट उधर अवेलेबल है। अब हम लोग चाहते हैं भैया कि ये है मीन पोजीशन जहां नेट फोर्स 0 हो। जहां नेट फोर्स 0 होगा भैया, वही है हमारा मीन पोजीशन। तो यहाँ पे है मीन पोजीशन। तो ये ऑसिलेशन अपना होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। हम लोग इसको पकड़ते हैं, कंसीडर करते हैं एट आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पकड़ लिया, चलो भाई ये x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, मान लो इधर ही हमने x एक्सिस ले लिया और इसका x डिस्प्लेसमेंट पे देखा कि ये जब m0 जो बॉल का मास है m0, उसको हमने इस आर्बिट्ररी पोजीशन पे कंसीडर किया। ये तो हमारा मीन पोजीशन है और ये आर्बिट्ररी पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन पे कंसीडर किया, नेट फोर्स निकालना चाहते हैं एट आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन। तो चलो भाई निकालते हैं। फोर्स कितना लगेगा भाई, पहले फोर्स निकालें तब तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। स्टेप 1 फोर्स तब एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना होगा भाई, तो फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m0 और दूसरा क्या है भाई, तो m डैश जो इसके अंदर का मास होगा। किसके अंदर भाई, तो ये जो रिमेनिंग रेडियस x रेडियस है, इसके अंदर का जो ये मास होगा वो m डैश मास है। वो m डैश मास कितना होगा वो हम लोग वैल्यू रखेंगे डिवाइडेड बाई x², क्योंकि x है सेपरेशन, ये मास और दोनों के बीच का सेपरेशन x। बोलो ये ठीक है यहाँ तक? अब आगे बढ़ें। चलो भाई, फोर्स ये है, फोर्स लिख रहे हैं, माइनस लगाऊंगा मैं रिस्टोरिंग फोर्स को दिखाने के लिए। फिलहाल तो वैल्यू ऑफ फोर्स लिख रहे हैं, ये है वैल्यू ऑफ फोर्स, ये लगा, ठीक है भाई। जी m0 और मास m डैश का वैल्यू लिखूंगा रो अगर हमारा वॉल्यूम डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो अगर हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये रो है डेंसिटी, तो लिखूंगा रो मल्टीप्लाइड बाई कितना वॉल्यूम में चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो m डैश का वैल्यू लिखूंगा रो इनटू कितने वॉल्यूम में चाहिए, तो 4/3 पाई x³ स्फेयर है ना भाई, x रेडियस का स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई x³, और रो मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। बोलो ये हो गया m डैश डिवाइडेड बाई x², और माइनस साइन बताएंगे रिस्टोरिंग के लिए। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? बोलो, रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए ऐसा लिखा। अब देखो एक्सेलरेशन में लिखूंगा भैया, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए हमें, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स निकाल चुके हैं, इसमें से x², इधर x³ है, ये x² है, इधर x³ है, तो x² कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा।
बचेगा क्या, -g रो 4/3 पाई m0 x डिवाइडेड बाई m0, क्योंकि m0 मास पे फोर्स देख रहे हैं, m0 कैंसिल हो जाएगा भाई, और एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा हमें -g रो 4/3 पाई इंटू x। ये मिला। क्या ये SHM के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? SHM का कंडीशन होता था कांस्टेंट टाइम्स x, तो भैया x तो आ रहा है, और ये क्या कांस्टेंट नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और पाई, बोलो भाई सब कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इट मीन्स SHM है, SHM तो है। टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो कंपेयर करें इसके साथ इसको हम लोग कंपेयर करें, कंपेयर करें तो इससे हमें मिला ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना भाई, तो g रो 4/3 पाई, ये मिला ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा लिखते हैं। डायरेक्ट अगर मैं लिखूंगा तो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं 2 पाई अंडर रूट ऐसे लिखूंगा, 2 पाई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू हो गया अंडर रूट g रो 4/3 पाई, ये मिल गया टाइम पीरियड। आप बोलेंगे कि आपने तो ये बोला था, तो चलो भाई इसको चेक करते हैं। फिलहाल स्मॉल g के टर्म में लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के रखते हैं इसका, तो हम लोग इसको स्मॉल g के टर्म में लाने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। हमने फोर्स निकाला एट आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट x, हमने फोर्स निकाला एट आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट x, फोर्स निकाल करके देखा, एक्सेलरेशन निकाला, आया प्रोपोर्शनल टू x। SHM का कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड। अब SHM का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो टाइम पीरियड तो निकाल के बैठ गए, आंसर हो गया काम। लेकिन रो के टर्म में, अगर रो दिया रहेगा क्वेश्चन में, रो के टर्म में यही देंगे आंसर। अब हमें देखना है कि भाई ये कंडीशन है या नहीं। तो पहले मैं देखता हूं भाई स्मॉल g का वैल्यू क्या होता है। तो स्मॉल g का वैल्यू होता है g टोटल मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये तो सब लोग जानते हैं, ग्रेविटेशन में पढ़ा था, gm/r स्क्वायर। क्यों भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मान लो हम लोग अर्थ के सरफेस पे जब देखते हैं, यहाँ g निकालना चाहते हो, तो जो वेट फोर्स होता है अर्थ के सरफेस पे, वेट फोर्स mg, वो क्या होता है भाई, तो m0 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो वेट फोर्स होता है। इसलिए अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे किसी m0 को इमेजिन करें तो m0g विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, m0 कैंसिल होगा, तो इससे क्या मिलेगा, g का वैल्यू। अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे जो g का वैल्यू है gm/r स्क्वायर, ठीक है, ये तो होता ही है gm/r स्क्वायर। तो ठीक है भाई, स्मॉल g का वैल्यू ये है। तो स्मॉल g का वैल्यू g, और मास ऑफ अर्थ को हम लोग लिखें रो के टर्म में, तो मास ऑफ अर्थ हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाई पूरा r रेडियस 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया टोटल मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इट मीन्स स्मॉल g का वैल्यू क्या मिला, तो स्मॉल g का वैल्यू मिला g इंटू r स्क्वायर से r क्यूब वाला कैंसिल होगा, एक r बच जाएगा, g इंटू रो इंटू 4/3 पाई r। इसको बोलते हैं स्मॉल g। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं स्मॉल g के टर्म में इसको लिखना चाहूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई कि इसका मतलब g रो 4/3 पाई, ये हो जाएगा g/r। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, चाहे रो का वैल्यू ही यहाँ रख देते, जरूरी नहीं कि उधर निकाल के यहाँ पुट करें। अगर इसका वैल्यू रख दें तो 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये वाला जो है वो क्या है, तो g/r है। तो क्या मिलेगा, ये 2 पाई अंडर रूट r/g मिल जाएगा, काम हो जाएगा ख़त्म। एक तो ये है कि तुम अलग से g निकाल लो, और ये जो इतना जो बड़ा आया है एक्सप्रेशन, इसको हम लोगों ने पुट कर दिया। चाहे तो आप ये काम करते हो, या तो फिर आप यहाँ से सोचोगे कि भैया मैं रो के टर्म में नहीं लिखना चाहता, मैं तो भाई जी के टर्म, स्मॉल g के टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें रो का वैल्यू रखने पड़ेंगे। रो का वैल्यू रख के काम भी कर सकते हो। 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट g, रो का वैल्यू रखोगे तो वो हो जाएगा
मास ऑफ अर्थ, रो का वैल्यू लिखेंगे तो ये पूरा मास ऑफ अर्थ आएगा डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू आएगा, ये हो गया रो, और फिर आ गया 4/3 पाई। ऐसे करोगे, ऐसे मिलेगा तुम्हें। अब इसमें 4/3 पाई कैंसिल होगा और ये इस तरह से मिल जाएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, आप किसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, काम जो करना था वो हो चुका, अब इसको आप मैनिपुलेट करके कहीं भी लाना चाहते हो कर सकते हो। ये हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट, देखो भाई जी एम 4/3 पाई कैंसिल हो गया, जी एम बाई आर क्यू, यही आ गया। जी एम बाई आर क्यू है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 पाई, और ये हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर और इंटू आर, जब आर क्यू है तो ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई और अंडर रूट 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट, और ये मिल गया हमें जी एम बाई आर स्क्वायर को बोलते हैं स्मॉल जी डिवाइडेड बाई ये आर, ऐसा लिख दिया। और यहाँ से भी हम लोग चाहते तो निकाल सकते थे, चाहे ऐसे कर लें या तो आप अलग से निकाल लेंगे कि जीरो, ये वाला वैल्यू हमें स्मॉल जी के टर्म में चाहिए तो भाई पहले से निकाल लिया हमने जी इंटू रो 4/3 पाई को, तो वो रख दिया, मिल गया। काम जो आपका था वो यहीं तक का था, यहाँ तक किया, ओमेगा निकाला, टाइम पीरियड मिल गया, हो गया आंसर यहीं पे। अब तुम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हो तो इसका यूज करके लाओ, या यहीं पे रो को रिप्लेस करो। कुछ समझ में आया भाई? इट मीन्स डायमीट्रिकली टनल दग किया जाए अर्थ पे और उसमें हम लोग मास को रिलीज करें तो इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम। बोलो भाई, क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर है या किसी को डाउट है कहीं? बोलो भाई, डाउट कहाँ है? फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। हमने आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट एक्स पे कंसिडर किया, फोर्स निकालेंगे। फोर्स यहां निकालेंगे तो पता है कि एम डैश जो रिमेनिंग रेडियस है एक्स, इसी ने फोर्स लगाना है, क्योंकि ये फैक्ट होता है भाई, फोर्स ऑन एम नॉट विल बी ड्यू टू ओनली एम डैश। ठीक है, तो ये फैक्ट है, तो इसका यूज किया और हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया। फोर्स जैसे ही निकाला फिर एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन निकला तो देखा प्रोपोर्शनल टू एक्स आया, मीन्स एसएचएम का कंडीशन सेटिस्फाइड है, इससे हमें ओमेगा भी मिलेगा, तो ओमेगा मिल गया। और जब ओमेगा मिल गया तो हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल के रख दिए। अब अगर ये रो के फॉर्म में पूछता तो यही हो जाता, कैपिटल आर के टर्म में, स्मॉल जी के टर्म में चाहिए तो भैया आप इसको रिप्लेस करो। ये कहाँ से मिलेगा? स्मॉल जी के टर्म में चाहिए तो स्मॉल जी को लिख करके हमने देखा कि स्मॉल जी में ये है रिलेशन, जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई, स्मॉल जी के टर्म में जी बाई आर, वैल्यू रख दिया, मिल गया। चाहे आप ये करें या तो यहाँ पे रो को रिप्लेस करें तो फाइनली लाएं, काम वही होने। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो, ये आप ध्यान से यहाँ तक कर लेना, अगले क्लास में मैं क्लू पॉइंट बताऊंगा इसमें। आप चाहें तो इसको होमवर्क की तरह आप समझें कि सोचें ज़रा इस पर कि हमने यहाँ से रिलीज़ किया तो एसएचएम है, यहाँ से रिलीज़ करोगे अगर तो ये यहीं तक आएगा और यहीं से वापस चला जाएगा, मीन्स एम्पलीट्यूड बनेगा ये बनेगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, चलता रहेगा। लेकिन अगर तुमने अर्थ से थोड़ा ऊपर से इस टनल में ड्रॉप कर दिया तो उस कंडीशन में ये एसएचएम होगा या नहीं? यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो अगर इसको थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉप किए एच हाइट से तो क्या ये एसएचएम होगा? तो उस कंडीशन में ये एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक अंदर है तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। जैसे ही बाहर आया तो इस बाहर वाले में जब फोर्स लिखोगे आप, बाहर वाले में जब फोर्स लिखोगे तो आ जाएगा GM बाई आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। GM बाई याद होगा कि बाहर वाले पे अगर हम लोग लिखते हैं, अर्थ के सरफेस से बाहर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे यहाँ पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। और ऐसा जैसे ही लिखेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये तभी तक आता है जब तक अर्थ के अंदर हो। बाहर गए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स इसको ऐसे लिख सकते थे GM M0, ये मैं क्लू का पॉइंट बता रहा हूँ, GM M0 अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स जब लार्ज हो जाए, यहाँ पे आ जाए,
तो GMM बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे कंडीशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आएगा। इट मीन्स यहाँ पे जब अर्थ के बाहर है, आउटसाइड अर्थ जो है ए प्रोपोर्शनल टू एक्स सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। और ये अगर 2 सेंटीमीटर भी ऊपर से ड्रॉप किए तो इतना 2 सेंटीमीटर में थ्रू आउट द ऑसिलेशन कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, इतने दूर में हाईलाइटेड है, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर या 2 फुट ऊपर से हमने रिलीज किया तो इस 2 फुट में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ देखो, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्यों? फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है बाहर में। अर्थ के बाहर एक्सेलरेशन विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। एसएचएम का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है बाहर में, इसलिए थ्रू आउट द ऑसिलेशन नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग आउटसाइड से ड्रॉप करेंगे तो ऑसिलेशन तो होगा बट नॉट एसएचएम। ये क्लू पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर हमने टनल में हाथ डाल के ड्रॉप किया तो एसएचएम है, ऊपर से ड्रॉप कर दिया एसएचएम नहीं है, ऑसिलेशन है बट एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि थ्रू आउट द ऑसिलेशन कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए ये वाला, लेकिन ये आउटसाइड पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड नहीं है तो नहीं होगा एसएचएम। ठीक है भाई, इसके आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।